फ्लो था। इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस का अपना एक फ्लो था। उसमें हमने देखा था कि ब्रिटिशर्स ने एग्रीकल्चर को कैसे खत्म किया, फिर हमने देखा था हमारी इंडस्ट्री को कैसे खत्म किया उन्होंने। तो अब इस चैप्टर का भी अपना फ्लो कैसे चलेगा, पहले एग्रीकल्चर, फिर इंडस्ट्री और फिर अदर्स। बोलो कोई डाउट? इस चैप्टर के एग्रीकल्चर पार्ट से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें वन ऑफ द बेस्ट थिंग इज ग्रीन रेवोल्यूशन। 1990 के दशक में हमारे देश में हरित क्रांति, जिसको हिंदी में बोला जाता है और इंग्लिश में उसको बोला जाता है ग्रीन रेवोल्यूशन, आया, जिसके अंदर आपने 10th क्लास में पढ़ा हो तो HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, ये सारी कॉमन सेंस अब आगे आपके काम आने वाली है। वो बात अलग है कि आपको कितना याद है, नहीं याद है तो मैंने स्लाइड दे दी है, फिर भी याद ना हो तो आपकी इच्छा, क्योंकि हम तो सारा कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, PPT बुक भी दे रहे हैं, रोज क्लास की रिकॉर्डिंग भी दे रहे हैं, ताकि किसी का कोई टॉपिक छूट जाए, फिर भी नहीं पढ़ना, क्लास में रह के बातें करना, तो आप जानो। अब सबसे पहले एग्रीकल्चर के अंदर जहां की हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि नहीं, बोलो 70 से 75% जनता कहाँ काम करती थी, बोलो एग्रीकल्चर में। इसीलिए एग्रीकल्चर हमारे फर्स्ट 5 ईयर प्लान से ही मुद्दा रहता है डेवलपमेंट का, जिसमें आज तक हमें संघर्ष करना पड़ा हमारे देश के किसानों को। पिछले सालों में जो हमारा देश में किसान आंदोलन हुआ, दैट वाज अ प्रूफ कि गवर्नमेंट से आज भी किसान को अपना हक लड़कर लेना पड़ता है। तो भारत के अंदर इंडिपेंडेंस के समय लैंड टेन्योर सिस्टम वाज कैरेक्टर, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। देखो, जमींदार और लगान, जहां पर ह्यूज टैक्सेस कलेक्ट किए जाते थे बाय द जमींदार, और अगर फार्मर खुद उस टैक्स को ना भरे तो उसके आगे वाली जनरेशन तक वो टैक्स खुद का भी भरता था और अपने पिताजी का भी भरता था। तो ये सिस्टम बहुत खराब था, जिस वजह से हमारे सॉइल के टेलर्स तो कोई और थे। सॉइल के टेलर कौन होते हैं? किसान। और जमीन के मालिक कोई और थे, और टेलर्स ऑफ द सॉइल को मतलब किसान को पे करना पड़ता था ह्यूज टैक्स, जिसको हम बोलते थे लगान। क्या बोलते थे बोलो? इस पर पूरी मूवी, अभी आपकी छुट्टियां पड़ रही है, वैसे तो प्रोजेक्ट बनाने का समय है, ठीक है, फिर भी आपको और समय मिले तो वो मूवी जरूर देखना। आमिर खान की लगान मूवी है, आपको पूरा समझ में आएगा कितना क्रूएलिटी से ब्रिटिशर्स हमें रूल करते थे। तो द लो प्रोडक्टिविटी ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर वाज फोर्स इंडिया टू इंपोर्ट गुड्स फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हम इतने भूखे थे, हमारे देश में प्रोडक्शन इतना कम था कि यूएसए से हमें भीख मांगना पड़ता था। कुछ फीचर्स, मुख्य फीचर्स हमारे एग्रीकल्चर के, ये हेडिंग्स दिख रही हैं स्लाइड में, दिख रही, ठीक। तो कुछ मुख्य फीचर हमारे एग्रीकल्चर के जो थे वो कुछ इस प्रकार थे। सबसे पहले इंडियन एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी क्या थी, बोलो? अब आपको सिर्फ हेडिंग याद करनी है, शुरू के 3 चैप्टर को याद करने का तरीका देखो। डेट्स का तो कोई ऑप्शन ही नहीं, वो तो जो है वो याद करना। अब आप लिखो फर्स्ट रेलवे 2025 में चालू हुआ तो कोई मान नहीं लेगा, वो तो वही याद करना है। लेकिन यहां पर मैं बोलूंगा कि क्योंकि चैप्टर का साइज बड़ा है, मार्क्स कम है, कितना कम है? 4 नंबर का ही है, तो यहां पर आप हेडिंग के अंदर मन से लिख देना कि हमारी जो प्रोडक्टिविटी थी वो कम थी। अब उसके अंदर आप रीजन लिख देना कि प्रोडक्टिविटी कम क्यों होती, तो थोड़ा दिमाग भी लगाना खुद का। प्रोडक्टिविटी ड्यू इसलिए हमारी कम थी क्योंकि हमारे मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन ओल्ड थे, और हमारी एग्रीकल्चर इकोनॉमी एक स्टैग्नेशन की तरफ थी, जहां पर एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट भी क्या थी, बोलो? कम। सेकेंड, अब ये कॉन्सेप्ट आपने 10th क्लास में भी पढ़ा था, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये एग्जाम में आएगा, इंडियन वाले पार्ट पे आएगा, ये मैक्रो में भी आ सकता है, वो बात अलग है, हम यहां पर पढ़ रहे हैं। लेकिन कुछ कॉमन टॉपिक होते हैं, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, वहां पर एक टाइप था वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, इनवॉलेंट्री पढ़ा था ना अपने एडीएस में, वैसे ही वो डिस्गाइज भी पूछ लेते हैं कई बार। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट को समझने के लिए हम एक सिंपल एग्जांपल लें कि मान लो एक खेत है और वहां पर 10 लोग की जरूरत है। कितने लोग की जरूरत है? अब 10 लोग दिन भर काम करेंगे तो माल बनेगा मान लो 100 kg गेहूं। कितने बनेगी बोलो? 100 kg। अब क्या हुआ, अगर आपने 10 लोगों के मैदान में, फील्ड में 20 लोगों को घुसेड़ दिया, तो क्या 20 लोग की वजह से लैंड तो डबल नहीं हुई?
तो लैंड तो उतना ही प्रोड्यूस करेगी जितना 10 लोग कर रहे थे। दैट मीन्स 10 लोग जो एक्सेस में काम कर रहे हैं वो काम तो कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में कोई प्रोडक्शन या वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे। सो ऐसी सिचुएशन को हम बोलते हैं जो 10 लोग एक्स्ट्रा में एम्प्लॉयड तो हैं लेकिन वास्तव में बेरोजगार के बराबर है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। क्या कहते हैं बोलो बच्चों? तो आप देखो ये मीनिंग मैंने 10th क्लास की बुक से उठाया आपका, क्योंकि एनसीईआरटी ने भी वहीं से उठाया। तो अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन दैट इज हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को अपन क्या बोलते हैं बोलो? इट अकर्स व्हेन नंबर ऑफ पर्सन्स engaged in a land is much higher than what is actually needed। 10 लोग की जरूरत है, अगर काम कितने लोग कर रहे हैं मान लो 20, तो 10 लोग को क्या बोलेंगे? ये बिल्कुल एम्प्लॉयड होते हुए भी क्या है? बेरोजगार। भले ही हम इस फील्ड से 10 लोगों को और हटा भी दें तो भी प्रोडक्शन सफर नहीं करेगा। ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट को हम बोलते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। क्या कहते हैं बोलो? ये प्रॉब्लम आज भी हमारे एग्रीकल्चर में है, आज भी हमारे देश की इंडस्ट्रीज कम है, सर्विस सेक्टर जीडीपी में तो ग्रोथ ज्यादा देता है। अगर 10th क्लास का आपको सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी चैप्टर थोड़ा याद हो तो आपने वहां पढ़ा होगा कि जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट टर्शरी करता है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इतनी जनरेट नहीं होती, इसलिए मजबूरन इंसान को कहाँ काम करना पड़ता है? एग्रीकल्चर में। और वो किस सिचुएशन का शिकार हो जाता है बोलो? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इंपॉर्टेंट मार्क रखना है इसको। इंडिविजुअल क्वेश्चन 3 मार्क का आ सकता है, एक्सप्लेन डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम ऑफ इंडिया। ये सारे एग्जांपल हम वहां पर लिख कर आए। दूसरा, हमारे प्रोडक्शन मेथड इतने पुराने थे कि कई देश में हमको कई पार्ट्स में रेनफॉल पर डिपेंडेंट रहना पड़ता था फॉर मॉनसून। अब बताओ क्या ये पॉइंट आप मन से नहीं लिख सकते? लिख सकते। आज फार्मर के पास प्रॉपर रेन इरिगेशन मीन्स नहीं है। अगर अच्छा रेनफॉल होगा तो क्रॉप अच्छी होगी, वरना क्रॉप क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। कॉन्सिक्वेंटली ग्रोथ रेट हमारी कम। उसके अलावा 4th पॉइंट कहता है सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। क्या कहता है बोलो? सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द फार्मर इज टू प्रोड्यूस सब्सिस्टेंस फॉर इट्स फैमिली। मतलब सेल्फ कंजम्पशन। अपने नेशनल इनकम में पढ़ा था ना, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। मतलब एक फार्मर के पास एक खेत है और वो कहता है मैं मार्केट में नहीं बेचूंगा, मेरे जो घर के लोगों की डिमांड है मैं उतना ही उगाऊंगा, उतना ही मेरे बहुत है। दैट मीन्स फार्मर अगर सारे ऐसा करने लगे तो मार्केट में फसल कहां से आएगी? हमारी भूख कैसे मिटेगी? तो वहां पर 1990 तक जो दशक था वो था कि फार्मर खुद के फैमिली के लिए ही प्रोड्यूस करता था। दैट मीन्स उसका प्रोड्यूस मार्केट में नहीं आता था, और अगर बनाता भी था तो आपस के लोग ही खा लेते थे, ताए चाचे मामे मामे सबने बांट दी गेहूं, ये सुनो। और वो प्रोड्यूस मार्केट में नहीं आएगा। जब मार्केट में नहीं आएगा तो प्रॉफिट्स जीरो होंगे। 5th पॉइंट तो डेप्रिशिएटेड और एम्पुटेटेड इकोनॉमी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था ना। भारत की इकोनॉमी की टेक्नोलॉजी और हार्वेस्टिंग मशीन्स इतनी पुरानी हो गई कि हार्वेस्टिंग कम होती थी और मैन्युअली इतना काम करना पॉसिबल नहीं था। इस वजह से फार्मिंग पॉपुलेशन भारत की बहुत गरीब रही और मॉडर्न इनपुट्स नहीं आ पाए, जिसका रिजल्ट हुआ आगे जो हम पढ़ेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन। क्या हुआ बोलो? ग्रीन रेवोल्यूशन। Last, landlord-tenant conflict. Farmers were often part of critical contract that bound them to their landlord. Landlord used extract huge amount of interest from the farmers and deprived them of the necessities. जो जमींदारी सिस्टम था उसमें फार्मर को जितना प्रोड्यूस, अगर मान लो वो टैक्स नहीं दे रहा है तो जो जमींदार थे, जो लैंडलॉर्ड थे, अरे लैंडलॉर्ड मतलब जमींदार, तो जमींदार उसको इतना परेशान करते थे कि उसका उगाया हुआ सारा का सारा प्रोडक्शन खुद ले लेते थे और उसको 2 वक्त का खाने का अनाज भी नहीं मिलता था। इस वजह से कोई सरप्लस नहीं बचता था और अल्टीमेटली एग्रीकल्चर स्टैग्नेट हो चुका था। क्या हो चुका था बोलो? स्टैग्नेट। स्टैग्नेट समझे? फिक्स, ना अप ना डाउन, कुछ नहीं, एक जैसा। तो 40 साल तक हमारा जो एग्रीकल्चर था वो स्टैग्नेट था। उसके बाद अब देखो ये वाली स्लाइड, क्या इसके अंदर सिर्फ हेडिंग याद करके आपका काम हो सकता है ना? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी? नहीं कर दोगे इसको तो आप मन से 4 पॉइंट एग्जाम में लिख सकते हो। सबसे पहला देखो, कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। देश के जीडीपी में
प्लानिंग पीरियड के अनुसार हाई कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर का रहा। उस समय 51% जीडीपी में कंट्रीब्यूट एग्रीकल्चर अकेला करता था, जो कि 2018-19 में 14% रह गया। इसका मैंने आपको अभी लिंक कराया कि आज की तारीख में सबसे बड़ा देश का जीडीपी कंट्रीब्यूटर कौन सा सेक्टर है? टर्शियरी सेक्टर। इज इट क्लियर? पहले कौन सा था? प्राइमरी सेक्टर। सेकंड पॉइंट, एग्रीकल्चर आपको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगा। बोलो हाँ या ना? नहीं, बस पहले याद रखना लगभग आधे से ज्यादा और अभी बीच के अंदर, ऐसा याद रखना। एग्जैक्ट फिगर की जरूरत नहीं है, ठीक है? हम कोई रॉकेट लॉन्च नहीं करेंगे वहां। सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चर आज भी वर्किंग पॉपुलेशन के लिए, लेकिन यहां पर ध्यान रखना, भले ही प्रोडक्शन कम हो लेकिन लोगों को जॉब ज्यादा कहां मिलती है? एग्रीकल्चर सेक्टर में। इसलिए तो सिचुएशन आ जाती है जो अभी पढ़ाई थी, कौन सी? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। सारी चीजें लिंक है, आप देखो, भले ही हम थ्योरी पढ़ रहे हैं लेकिन लिंक यहां पर थ्योरी में भी करना जरूरी है। इसलिए जरूरी है ताकि आप समझ पाओ हम पढ़ के रहे। इज इट क्लियर? तो वर्किंग पॉपुलेशन आज भी 50% से ज्यादा एग्रीकल्चर में है, और जो कि उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम है। साथ ही एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज एग्रीकल्चर सप्लाई रॉ मटेरियल फॉर द इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज को बनने, आज अब जो शर्ट, पैंट, जीन्स, बैग आपका, ये सब का रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। बाटा कंपनी को जूते बनाने के लिए लेदर नहीं मिलेगा, प्राइमरी प्रोड्यूस नहीं मिलेगा, तो जूते बनेंगे नहीं। आपका ये जो आटा कंपनी, आशीर्वाद आटा, इनको गेहूं ना मिले देखो, तो क्या आटा बनेगा? तो एग्रीकल्चर इज द सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल। इसलिए इवन शक्कर बनाने के लिए शुगर केन भी कहां से आता है? एग्रीकल्चर से। कहां से आता है बोलो? एग्रीकल्चर से। यहाँ तक कोई डाउट? सो एग्रीकल्चर इज द सप्लायर ऑफ रॉ। अब इसके अंदर का मैं वर्ड बाय वर्ड रीड नहीं कर रहा हूँ, इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि एक बार तो घर जाके आप पढ़ोगे, और दूसरा ये पॉइंट मन से लिखने वाले। क्या इसमें मन से लिख सकता है एग्रीकल्चर सप्लाई रॉ मटेरियल फॉर द सेकेंडरी सेक्टर? एक आधा एग्जांपल दे दो, खत्म, आगे बढ़ो। देन एग्रीकल्चर इज अ सोर्स ऑफ डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स। अगर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं होगा तो इंडस्ट्रियल गुड्स की डिमांड भी, इंडस्ट्रियल गुड्स कौन बनेंगे ही नहीं। अगर एग्रीकल्चर इन्हें रॉ मटेरियल नहीं देगा तो क्या इंडस्ट्रियल गुड्स की डिमांड होगी? आज हमारे देश में एग्रीकल्चर है तो ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, मशीन वगैरह इनकी जरूरत रहती है। अगर एग्रीकल्चर ही नहीं होगा तो क्या ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, थ्रेशर्स वगैरह बनेंगे? क्या नहीं बनेंगे। एंड लास्ट, कंट्रीब्यूशन टू इंटरनेशनल ट्रेड। भारत काफी सारे अपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को एक्सपोर्ट करता है। आप जानकर हैरान रह जाओगे, टोटल एक्सपोर्ट्स ऑफ द कंट्री स्टूड एट 11.76%, जिसमें से हमारे यहाँ से चाय, जूट, ये सब एमसीक्यू क्वेश्चन है। कैश्यू, कैश्यू क्या होता है? काजू, टोबैको, कॉफी एंड स्पाइसेस, हमारे मसाले देश भर में एक्सपोर्ट होते हैं। क्या होते हैं बोलो? देश भर में हमारे मसाले क्या होते हैं बोलो? ये मसाला वो नहीं रे, कुछ वो नहीं, मसाले घर पे देखो मम्मी हमारे सब्जी बनाती, छोले, राजमा, उसकी जब ग्रेवी बनती है, आपको पता है भारत से वो छोले और राजमा की ग्रेवी टिन कैन्स में एक्सपोर्ट होती है टू यूएस। हाँ, और जो सब्जी को हम यहाँ घर में खाने में नाटक करते ना, वो वहां पर उसी मसालों को टिन, उसमें कुछ नहीं करना होता है। वहां पर जो अमेरिका में बैठा है इंडियन, उसको सिर्फ राजमा उबालने, वो मसाला मिक्स करना है, गैस पे चढ़ाना है, सब्जी बन के तैयार। लेकिन वो मसाला इंग्रेडिएंट कहाँ से सप्लाई हो रहा है? भारत से। और यहाँ पर हम नाटक करते हैं मम्मी का बनाए हुए खाने का, और पता नहीं पिज्जा ने मोमो चोमो पता नहीं क्या क्या खाते रहते हैं, चाउमीन चाउमीन। मतलब आप सोचो, हमारे वो होता है ना घर की मुर्गी दाल भर, मतलब हमारे घर की मम्मी के बनाए हुए मसाले। अभी एमडीएच क्या है? एमडीएच का नाम सुना है आपने? एमडीएच मसाले भारत का सबसे बड़ा ब्रांड, और सारे मसाले कहाँ एक्सपोर्ट करते हैं? अमेरिका, क्योंकि वहां आते ही नहीं लोगों को बनाना।
वो तो किचन को, वो तो आपके चिकन को बॉईल करके खाने वाले लोग हैं, सिर्फ नमक डालकर। ओके, तो यहां तक बोलो कोई डाउट? एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट क्यों है समझ में आया? अब देखो प्लीज, अगली स्लाइड पे बहुत इजी है, आप मन से लिख सकते हो। व्हाट आर द प्रॉब्लम फेस बाय एग्रीकल्चर इन इंडिया? बताओ। सबसे पहला, हमारे मीन्स ऑफ इरिगेशन है क्या हमारे पास? क्या फार्मर के पास पानी है? तभी तो सरकार को डैम बनाने पड़ते। इस वजह से पानी की कमी की वजह से सब्सटेंशियल आउटपुट का क्या हो जाता है बोलो? लॉस। दूसरा, भारत में किसान के पास फार्मिंग करने के लिए पैसा नहीं है। हमारे यहाँ पर जो सिस्टम काम करता था पहले, अब याद करो आपने मनी इन क्रेडिट 10th क्लास में पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था मनी लेंडर, जमींदार, लैंडलॉर्ड, ये इनफॉर्मल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट होते हैं। पढ़ा था कि नहीं? ये बेचारे फार्मर से इतना ब्याज वसूलते कि उसको प्रिंसिपल के अलावा डबल तो क्या पे करना पड़ता है, सिर्फ ब्याज पे करना पड़ता है। तो यह हमारे फंड्स की प्रॉब्लम आई। फार्मर के पास पैसा नहीं है तो एक विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी बन जाता है। क्या बन जाता है? विशियस साइकिल ऑफ, मतलब इसका मतलब क्या है? कर्जा पिताजी ने लिया, पिताजी नहीं चुका पाए, चले गए, और वो कर्जा कौन चुकाएगा? बेटा। बेटे ने फिर कर्जा लिया, राइट? बेटा फिर कर्जा लेगा, और अगर वो भी नहीं चुका पाया तो वापस कर्जा पिताजी और दादाजी का कौन भरेगा? पोता। दैट मीन्स पूरी की पूरी जनरेशन एक साइकिल ऑफ पॉवर्टी में फंस जाती है। उस साइकिल ऑफ पॉवर्टी को हम बोलते हैं विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी। क्या बोलते हैं बोलो? विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी। तीसरी बड़ी प्रॉब्लम, स्मॉल एंड स्कैटर्ड होल्डिंग्स। इसको स्टार लगाना, या अगर आया एग्जाम में तो डायरेक्ट लिख नहीं होगा, ऊपर के 2 पॉइंट आप मन से लिख लोगे। स्मॉल एंड स्कैटर्ड होल्डिंग का मतलब है किसके पास कितनी जमीन है। कहते हैं होल्डिंग्स इन इंडिया आर नॉट स्मॉल बट स्कैटर्ड। स्मॉल होल्डिंग्स डू नॉट अलाउ द यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। स्कैटर्ड होल्डिंग इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट। दिस कॉन्ट्रीब्यूशन इज टू द बैकवर्डनेस ऑफ फार्मिंग एंड पॉवर्टी एंड ऑफ द फार्मर्स। देखो, आज अगर कोई गरीब है, उसके पास अपना खुद का एक खेत भी नहीं है, और जो जमींदार है उसके पास खेतों के खेत है, खूब सारे खेती खेत है। मतलब एक बेचारा जो स्मॉल फार्मर है उसके पास एक खेत भी नहीं। एक जो बेचारा स्मॉल फार्मर है उसके पास एक खेत, और कई सारे स्मॉल फार्मर के पास तो एक भी खेत नहीं। और जो अमीर फार्मर है उसके पास बहुत सारा, कई बार तो पूरे पूरे गांव के खेत उस अकेले के होते हैं। इसलिए इसको हम बोलते हैं स्मॉल होल्डिंग्स। क्या बोलते हैं? स्मॉल होल्डिंग। जिस वजह से अमीर और गरीब बनता जा रहा है। उसके अलावा आज फार्मर अपना प्रोड्यूस उगा ले, लेकिन उसके पास में क्या बिजनेसमैन जैसे मार्केटर्स हैं? क्या उसके पास में अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने के लिए टूल्स हैं? नहीं। उसको खुद जो भी प्रोडक्शन हुआ उसके घर वाले आएगी, बेच जाएगी सब्जियां जो सुबह सुबह आती सब्जी वालियां। यस और नो? किसी के खेत में आलू उगे, प्याज उगे, तो सुबह सुबह सब्जी वाली आएगी, मंडी में बेच देगी। अब उससे कौन किस रेट में ले रहा है, कुछ भी चीजें फिक्स नहीं है। हाँ, कहने के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, लेकिन कौन दे रहा है फार्मर को? कोई नहीं दे रहा। उसको परेशान करके, उसको डरा धमका करके एमएसपी से भी कम आज भी मंडी में लोग खरीद रहे हैं उसका माल, और मजबूरन उसे बेचकर जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो किसी और को बेच नहीं सकता, मार्केट में खरीदने वाले और नहीं है। और कोविड के बाद तो कमर इतनी टूट चुकी है कि मार्केट अब तक नहीं उठा। इज इट क्लियर? अरे वो छोड़ो, हमारे देश के अंदर अभी दिवाली आ रही है ना, तो आप सोचो चाइनीज प्रोडक्ट, यस, चाइनीज प्रोडक्ट इतना डोमिनेट कर चुके हैं हमारे मार्केट को कि वो जो मिट्टी के दीपक होते थे, मिट्टी के दीपक की जगह हम अपने घरों में आजकल चाइनीज दीपक जला रहे हैं, करंट वाले, बैटरी वाले। तो आप सोचो,
आप सोचो वो जो बेचारा स्मॉल प्रोड्यूसर है वो क्या मार्केटिंग के लिए एडवर्टाइजमेंट के लिए खर्चा कर सकता है क्या? नहीं। अब और हम अगर ऐसे चाइनीज प्रोडक्ट को अपनाने लगे तो हमारा वो प्रोड्यूसर एक दिन मर जाएगा, बिकॉज उसके पास ऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग सिस्टम ना होने के कारण प्रोडक्ट्स जो है डोमिनेट हो रहे हैं। एंड लास्ट रीजन, हमारे एग्रेरियन रिलेशन, इसको भी स्टार लगाना, ये पॉइंट आप मन से नहीं लिख पाओगे। एक्सप्लॉइटेटिव एग्रेरियन रिलेशन मतलब होता है बिजनेस रिलेशन बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, मतलब वही जमींदारी सिस्टम, जिस वजह से ह्यूज टैक्स रेंट्स के तौर पर दिया जाता है, जो कि टेलर्स ऑफ द सॉइल है, ह्यूज टैक्सेस पे कर रहे हैं और इसीलिए उन्हें 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलता। इतनी सब प्रॉब्लम के बाद हमारे देश को जरूरत पड़ी रिफॉर्म्स की। किसकी जरूरत पड़ी बोलो? ये सब अभी क्या समझाया आपको? एग्रीकल्चर की हालत क्या थी, हालत समझ गए अब पढ़ेंगे रिफॉर्म के हुए फ्रॉम देयर 1950 टू 1990, जिसके अंदर सिर्फ इंट्रोडक्शन स्लाइड में ले रहा हूं, विथ अ व्यू टू टैकलिंग द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। भारत के एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम को देखते हुए गवर्नमेंट ने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए, इसी को बोलते हैं एग्रेरियन रिफॉर्म्स। क्या बोलते हैं बोलो? एग्रेरियन रिफॉर्म्स, जिसमें मुख्य रूप से जो हमारा सबसे पहला रिफॉर्म हुआ टेक्निकल रिफॉर्म। क्या हुआ बोलो? टेक्निकल रिफॉर्म के अंदर सिंपली आपको टेक्नोलॉजी रिलेटेड रिफॉर्म लिखने, जिसके अंदर फर्स्ट तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वेराइटी। इतने दांत मत खोल तू, मुंह बंद रख बिल्कुल अपना, निखिल और खुश दोनों। हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स पर्टिकुलरली कुछ क्रॉप्स की आई, जिसमें आती है गेहूं। क्या आती है बोलो? बाजरा, वीट, मेस, ज्वार एंड कॉटन, जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्शन बढ़ने लगा। और हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स की वजह से फार्मर को होने वाली कॉस्ट क्या हो गई? कम, और उसके प्रॉफिट्स क्या हो गए? ज्यादा। साथ ही देश के अंदर ऑर्गेनिक क्रॉप का प्रोडक्शन कम हुआ और केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज बढ़ गया। केमिकल फर्टिलाइजर्स के ऊपर आपने भी कई रील्स देखी होंगी, कैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को पकाते हैं वो लोग, राइट? तो केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज बढ़ गया, इवन क्रॉप में कीड़ा ना लगे इसके लिए इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का यूज होने लगा, जो कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम का भी हिस्सा रहे। और साथ ही साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, आज की तारीख में एग्रीकल्चर भी कॉमर्स, साइंस और आर्ट्स के अलावा एक स्ट्रीम शुरू कर दी हमारे एग्रीकल्चर, जिसके अंदर सिलेक्शन ऑफ क्रॉप्स, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, रोटेशन ऑफ क्रॉप्स, ये सब आपने पढ़ा है अर्ली क्लासेस में। क्रॉप रोटेशन, मल्टीपल फार्मिंग पढ़ा है कि नहीं? वो सब अभी आएगा। सिलेक्शन ऑफ सीड्स और यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स जैसी टेक्निक को अपनाया। आगे की क्लास होगी कल।